हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ह्यूमन डिजीज डिप्थीरिया। तो आज हमारा जो वीडियो है वो डिप्थीरिया रोग के बारे में होगा। तो चलो शुरू करते हैं। डिप्थीरिया रोग क्या होता है? तो देखो, पहली बात, ये जो रोग है उसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, अन्य नाम या उपनाम। तो इसके अन्य नाम होते हैं रोहिणी। इसे रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कहा जाता है गलगोटू या गलागोटू, गलगोटू या गलागोटू। तो ये इसके डिप्थीरिया या रोहिणी या गलगोटू या गलागोटू के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसका रोग कारक या रोगजनक, यानी इस किसके कारण ये रोग होता है, उस रोगजनक का नाम क्या है, रोग कारक क्या है। तो रोग कारक का नाम है आपका कोरे कोरी कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो यह है इसका रोगजनक, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक ये जो बैक्टीरिया है उससे होने वाला ये रोग है। तो ये हो गया इसका रोगजनक या रोग कारक, क्या, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। नेक्स्ट बात आती है कि ये कैसा रोग है। तो ये संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब एक दूसरे में फैल जाता है, एक दूसरे के स्पर्श से दूसरे रोगों मतलब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। तो ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। और ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो जीवाणु जनित संक्रामक रोग है ये। जैसे आप पढ़ते हो कि वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित। तो ये कैसा जनित है? जीवाणु जनित रोग है। और कैसा है? संक्रामक रोग है। यानी ये छुआछात वाला, वैसे जो रोग होते हैं ना एक दूसरे से स्पर्श से जो फैलते हैं, व्यक्तिगत संपर्क से या वस्तुओं को टच आने से, तो इसलिए इनको कहेंगे संक्रामक रोग। ठीक है। रोग का उद्भवन काल, कि कितने दिन बाद ये रोग का उद्भव हो जाता है। तो लगभग 2 से लेकर 4 डेज के अंदर रोग का उद्भव काल हो जाता है। प्रभावित आयु वर्ग, वैसे देखो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और बच्चों में भी कौन? 2 से लेकर 10 ईयर वाले बच्चे, साल वाले बच्चे। तो इनमें ज्यादा फैलता है, 2 से लेकर 10 साल वाले बच्चों में ज्यादा फैलता है। और वैसे किसी भी आयु वर्ग के बच्चों में या लोगों में ये हो सकता है। और उद्भव होता है रोग का कितने दिन में? 2 से 4 दिन में। जीवाणु जनित रोग है, संक्रामक रोग है, रोग कारक होगा कोर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और अन्य नाम हो गए रोहिणी, गलगोटू, और हम पढ़ रहे हैं क्या? डिप्थीरिया। नेक्स्ट बात आती है बचाव के उपाय। बचाव के उपाय, तो बचाव हेतु हम क्या करेंगे? रोगी को पृथक रखना चाहिए, रोगी को पृथक रखें। और क्या कर सकते हैं? रोगी द्वारा काम में ली गई वस्तुओं को काम में ना लें, वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करें। तो रोगी द्वारा काम में ली गई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करें और स्वच्छता रखें। और जो बच्चे हैं उन बच्चों को पाश्चुरीकृत दूध पिलाना चाहिए। पाश्चुरीकृत दूध पिलाना चाहिए। और
उनको टिक्के लगवाने चाहिए। तो ये कुछ आप उपाय कर सकते हो रोग से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, जो रोगी हो गया है बच्चा वगैरह उसको पृथक रखें, अपने आप से अलग रखें, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। रोगी जो वस्तुएं काम ले रहा है वो उनकी सेपरेट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, उनको हमको इस्तेमाल नहीं करना है, उनको ही गर्म पानी से धोना चाहिए, डिटॉल से धोना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए। और बच्चों को 5 लीटर दूध पिलाना चाहिए और उनको टिक्के लगवा लेने चाहिए जो शिशुअवस्था के दौरान, या बच्चों में जो टिक्के लगते हैं टिक्के लगवा लेंगे तो आगे के लिए रोग के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी, तो भविष्य में वो रोग होंगे नहीं। तो ऐसे कुछ आप बचाव के क्या कर सकते हो, उपाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बात आती है, प्रभावित अंग। प्रभावित अंग कि कौन कौन से अंग इस रोग में प्रभावित होते हैं। तो इसमें प्रभावित होता है गला, नाक, नासिका, और गले के अंदर भी उसकी श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, गले की श्लेष्मा झिल्ली, और नाक, नासिका, और आपके टॉन्सिल, और इनके अलावा भी कई अंग और प्रभावित हो सकते हैं, जैसे नेत्र भी हो सकते हैं इससे, जैसे स्वर यंत्र भी हो सकता है इससे, तो ये भी हो सकता है। और साथ में बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य जननेंद्रियां ये भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो प्रभावित अंग में मोस्टली तो नाक, गला, मुख वगैरह ये होते हैं, और साथ में नासिका है, टॉन्सिल है, नेत्र है, स्वर यंत्र है, बाह्य जननेंद्रियां ये भी प्रभावित हो सकती है। तो ये हो गए इनके प्रभावित अंग। अब है रोग की पहचान कैसे करोगे आप। तो इस रोग की एक विशेष पहचान होती है कि गले के अंदर या मुख के अंदर, यहाँ थोड़ा सा मुख के अंदर पीछे की साइड जहां हमारी आहार नाल और जो श्वास नाल जो नीचे उतरती है आपकी जो ग्रसनी के अंदर, उस गले में एक वाइट मटमैले रंग की एक झिल्ली या एक परत जम जाती है, वो इसकी खास पहचान होती है। तो गले में मटमैले रंग की परत या झिल्ली छा जाती है। छा जाती है जिससे क्या होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये रोग की विशेष पहचान है क्या, कि जो रोगी होता है उसके गले में मटमैले रंग की एक परत या एक झिल्ली छा जाती है, या घेर लेती है या ढक लेती है, और वो जो गले के जो उत्तक होते हैं, जो श्लेष्मा झिल्ली होते हैं, उससे वो चिपक जाती है झिल्ली, ये परत गले की जो श्लेष्मा झिल्ली है उससे ये परत है वो चिपक जाती है। ये होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु है, ये क्या है विषैले पदार्थ का स्त्राव करता है, और उस विशेष जो विषैला पदार्थ है वो प्रोटीन के कुछ फाइब्रिन होते हैं, उसमें कुछ फाइब्रिन नामक प्रोटीन होती है उस विषैले पदार्थ में, और ये फाइब्रिन यानी जो रेशे होते हैं वो अंदर जाके, इसमें खासकर जो गला या नाक प्रभावित होता है, गले के अंदर वो क्या करता है, जो प्रोटीन है ये फाइब्रिन प्रोटीन, ये क्या करती है, जो गले की जो श्लेष्मा झिल्ली जो उत्तक होते हैं उससे जमकर एक परत या एक झिल्ली सी छा जाती है, व्हाइट रंग की एक मटमैले रंग की परत छा जाती है। और वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तो श्वास नली को घेर लिया तो वो अवरुद्ध हो गई, तो या थोड़ी बहुत उसने घेर लिया तो सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ होने लग जाती है, मुश्किल होने लग जाती है रोगी को। तो ये उसकी एक विशेष पहचान होती है, और ये परत मोस्टली खासकर नाक गले में होती है। और ये जो जननेंद्रिया होती है, भाई जननेंद्रिया, इन पर भी ये झिल्ली है वो छा सकती है। तो
जब जटिलताएं कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तो बाह्य जननेंद्रियों पर ये झिल्ली देखी गई है, ये परत छा जाती है या छा सकती है। तो ये होगी इसकी पहचान। अब होता है संक्रमण का कारण, कि संक्रमण इसका कैसे हो सकता है। तो व्यक्तिगत संपर्क से कि व्यक्ति रोगी के संपर्क में रहेगा लगातार, तो वो बैक्टीरिया वो स्वस्थ व्यक्ति में चला जाएगा, या रोगी की वस्तुएं जैसे बर्तन, जैसे खिलौने, जैसे लेखनी आदि इस्तेमाल करने से। तो ये हम कह रहे हैं बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चे के द्वारा जो खाने खा रहे हैं वो बर्तन है, या वो जिन खिलौनों से खेल रहे हैं, या लेखनी, बच्चे क्या करते हैं जो पेंसिल वगैरह होती है, जो लिखने वाली जो पेन वगैरह होते हैं, वो मुंह में वो उनको दबाते रहते हैं, उनको वो चबाते रहते हैं, फिर वो दूसरा बच्चा उसको ले लेगा, वो मुंह में ले लेगा, तो वो जो बैक्टीरिया उसका ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है। साथ में ही खांसने से और छींकने से। खांसने से छींकने से कुछ ड्रॉप्स बाहर निकल आती है, कुछ छींटे बाहर आते हैं वातावरण में, और वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उनमें शरीर में चले जाते हैं, और वो गला में रुक कर वहीं अपना संक्रमण शुरू कर देते हैं, विषैला पदार्थ स्त्राव करना शुरू कर देते हैं। और ये विषैला पदार्थ जो जैविस होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा जाता है, वो हमारे अवशोषित होकर हमारे ब्लड में भी चला जाता है, और वो फिर पूरे अंगों में फैल सकता है। जैसे वो जब कुछ जटिलताएं ज्यादा हो जाती है तो वो किडनी तक, आपके जो लीवर है, हृदय है, मस्तिष्क है, बाह्य जननेंद्रिय है, वहां तक भी वो जो टॉक्सिक है, जो जहरीला पदार्थ है, वो जा सकता है। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। अब देखते हैं रोग के लक्षण क्या नजर आएंगे। तो रोग के लक्षण, अब इसके बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण तो यही है, या उसकी जो हमने पहचान की बात की थी, कि गले में एक व्हाइट रंग की, मटमैले रंग की एक परत देखी जाती है, एक झिल्ली देखी जाती है, वो आसानी से दिख जाती है। मुंह खोल के देखते हैं ना, आगे जो हमारा जो नीचे ग्रसनी वाला भाग है, स्वरयंत्र के ऊपर वाला भाग, गले में एक व्हाइट रंग की परत आसानी से नजर आ जाती है। तो क्या होता है, जब गले में दिक्कत हो रही है, गला से प्रभावित होता है, हम बात करें नाक, गला, नेत्र, स्वरयंत्र, तो इसमें क्या होगा, गले में दर्द होगा। अगर प्रभावित है तो गले में क्या होगा, गले में दर्द, और गले में क्या आ जाएगी, सूजन भी आ जाएगी। तो गले में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, और खराश रहती है। खराश, जैसे इसके नॉर्मली जो लक्षण होते हैं वो जैसे फ्लू जैसे होते हैं, बुखार जुकाम जैसे होते हैं। खराश होना, गले में हमको नॉर्मली कोई फ्लू होता है, जुकाम होती है तो हो जाता है। तो खराश होना, गले में दर्द होना, सूजन होना, तो ये ऐसा गला प्रभावित हो रहा तो गले में देखा जाता है। दूसरा, निगलने के दौरान क्या होना, दर्द होना। तो कोई भी वस्तु, जब व्यक्ति गला प्रभावित है तो उससे कोई चीज हम निगलेंगे, कोई निवाला लेंगे, या कोई तरल या कोई पेय पदार्थ पिएंगे, तो निगलने में क्या होगा, दर्द होगा। और क्या होगा, वो जो पेय पदार्थ है वो मुख से लिया गया है, वो नाक से वापस आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ या कुछ भी तरल, वो नाक द्वारा पुनः बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आगे जो झिल्ली बन गई है उसने आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अवरोध कर दिया है। जो भी कोई पेय पदार्थ लेते हैं तो वो नासिका द्वारा, नाक द्वारा वापस बाहर आने लग जाते हैं, और नाक से वो पुनः बाहर आने लग जाते हैं। और क्या होगा, लक्षण नजर आएगा। तो ये तो हो गए गले से संबंधित। त्वचा क्या हो जाएगा, उसका रंग है वो नीला पड़ जाएगा। रंग कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। और त्वचा पर क्या बन जाते हैं, सकते बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। आगे बात करें तो ठंड लगना, ये भी इसका लक्षण है, ठंड लगना। और नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो मतलब अच्छा महसूस न करना, यानी बेचैनी होना, बेचैनी।
अच्छा महसूस नहीं करता रोगी, उसको लगातार बेचैनी बनी रहती है, उसको ठंड लगती है, त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, उस पर तख्ते छाले भी देखे जा गए हैं, और गले में दर्द, सूजन, खराश तो है ही, और साथ में कोई पेय पदार्थ वो पी रहा है तो दर्द हो रहा है, और मुख से लिया हुआ पेय पदार्थ नासिका द्वारा, नाक द्वारा बाहर भी आ सकता है। इसके अलावा और क्या लक्षण होंगे? खांसी, और खांसी आती है, साथ में खांसी के दौरान कुछ विशेष आवाज भी आती है। खांसी में क्या आती है? विशेष आवाज। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने बात की थी कि स्वरयंत्र प्रभावित होता है तो ये दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट, बोलने में दिक्कत होती है, बोलने में कठिनाई होती है, यानी कहने मतलब अस्पष्ट भाषा हो जाती है, अस्पष्ट हमारी आवाज हो जाती है, क्योंकि गला स्वरयंत्र से प्रभावित हो गया तो आवाज वो अस्पष्ट हो जाती है, बोलने में कठिनाई होती है, जो आवाज हो तो फटी फटी सी आवाज आती है, और बोलने में दिक्कत भी होती है, वो अपने जो आवाज है वो साफ सुथरी आवाज नहीं काट पाता है बच्चे, तो ये बोलने में दिक्कत होने लग जाती है। नेक्स्ट, जो नेत्र है वो भी प्रभावित हो जाते हैं, और नेत्रों में क्या होता है? छोटे जो अक्षर होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, या उनकी दोहरी दृष्टि हो जाती है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने से, और छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, दोहरी दृष्टि होना, तो नेत्र भी इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्या? थकान होना, या कमजोरी सी बनी रहती है, थकान बनी रहती है, कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है, बेचैनी सी बनी रहती है, थकान रहती है। और बुखार, बुखार तो हर किसी रोग में हो जाती है, तो बुखार होना, गले में खराश होना। और क्या लक्षण नजर आएंगे? और भी कई लक्षण नजर आएंगे, जैसे जो बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्वरयंत्र क्या है उससे प्रभावित हो गया तो आवाज स्पष्ट नहीं होगी, अनुनासिक हो जाएगा, वो नाक से आवाज निकलने जैसी हो जाएगा उसकी स्थिति। और क्या होगा? और पसीना आता है, पसीना आना, तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है? रोगी को पसीना आता रहता है, तो उससे भी उसको क्या है? पहचाना जा सकता है। और क्या हो सकता है? सांस फूलना, क्योंकि यहाँ जो श्वास नली है वो अवरुद्ध हो रही है, तो सांस व्यक्ति का जल्दी जल्दी फूलने लग जाता है, और सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है, और कठिनाई के साथ ही सांस के दौरान विशेष आवाज भी निकलती रहती है, तो सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, और सांस के दौरान विशेष आवाज निकलना भी इसके लक्षण है। साथ में और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? और हो सकते हैं नाक बहना, लगातार नाक बहता रहता है, नाक बहना, और लार टपकना, तो जो रोगी है उसका नाक बहता रहता है, और लगातार लार भी उसके मुंह से टपकती रहती है। और क्या लक्षण हो सकते हैं? लसिका ग्रंथियों में सूजन, लसिका ग्रंथियां, लसिका जो ग्रंथियां होती है उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। लिम्फ जो नोड्स होते हैं उनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। साथ में दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाती है। तो इतने सारे लक्षणों से इस रोग को हम पहचान सकते हैं। गले में दर्द है, सूजन है, खराश है, और निगलने के दौरान दर्द हो रहा है, और पेय पदार्थ जो हम नाक जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो नाक से पुनः बाहर आ जाते हैं, त्वचा है वो नीला रंग हो जाता है, उस पर चकते या छाले बन सकते हैं, व्यक्ति को ठंड लगती है, बेचैनी रहती है, यानी उसको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है, खांसी रहती है, खांसी में विशेष आवाज आती है, बोलने में कठिनाई होती है, यानी वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है, स्पष्ट आवाज उसकी नहीं होती है, फटी फटी आवाज आने लग जाती है, क्योंकि श्रवण यंत्र से प्रभावित हो जाता है। नेत्र है तो नेत्र भी क्या है कि दोहरी दृष्टि वाले हो जाते हैं, छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, और व्यक्ति को क्या है? कमजोरी महसूस होती है, थकान होती है, बुखार रहती है, और पसीना ज्यादा आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ में सांस फूल भी जाती है, और सांस के दौरान विशेष आवाज भी आती रहती है, लगातार नाक बहता रहता है, लार टपकती रहती है, और लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और जो दिल की धड़कन है वो बढ़ी रहती है। तो इतने सारे लक्षणों से रोग की पहचान की जा सकती है। तो ये हो गए रोग के प्रमुख लक्षण। अब है कुछ जटिलताएं। तो जटिलताओं में क्या था? अभी हम बात कर रहे थे कि इसके जो निकला गया जो जैविक विष है, इसके जो छोड़ा गया जो जहरीला पदार्थ है, वो अवशोषित होकर हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है।
अब उससे क्या है कि मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है, हमारी जो पेशियां हैं वो प्रभावित हो सकती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, हमारा हृदय प्रभावित हो सकता है, गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं, लीवर प्रभावित हो सकता है। तो ये कब है जब कॉम्प्लिकेशन, रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। वैसे रोग का इलाज पॉसिबल है, इसका टिक्का मार्केट में उपलब्ध है और ज्यादा वक्त नहीं लगता है, टिक्के के दौरान इसका इलाज हो जाता है, इसको अच्छे से काबू पाया जा सकता है। तो जब कई बार मतलब कुछ पता नहीं चल पाता या हम कुछ देर कर देते हैं तो कुछ जटिलताएं आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि या तो गुर्दे फेल हो गए जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या लीवर फेल हो गया, या क्या है कि हृदय की जो मांसपेशियां होती है, जो पेशियां होती है उनमें सूजन आ जाती है इससे, और सूजन आने से हृदय की जो हार्ट बीट है उससे नहीं हो पाती है, हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट बीट रुकने से क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी जो टॉक्सिक है वो मस्तिष्क में चला जाता है, या जो मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र को जो प्रभावित कर रही है, ऊतकों को जो प्रभावित कर रही है, जिससे क्या होता है समन्वय या समायोजन में दिक्कत आती है और व्यक्ति को क्या हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में ऐसा होता है, अन्यथा इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। अब बात करें इसके टीके की या इसके रोकथाम की या इसके इलाज की, तो इलाज इसका क्या है, तो इलाज है इसका टीका, इससे तो टीके लगाए जाते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक देते समय तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो किसी व्यक्ति में, रोगी में एलर्जी उत्पन्न कर सकती है, तो वो उसके प्रति हैबिचुअल है या नहीं है उसका टेस्ट करने के बाद उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और टीका जो है वो बचपन में लग जाता है और उसको कहते हैं DPAT या DPT, क्या कहते हैं, DPAT या आपका DPAT या DPT, DPT का टीका या DPAT, इसका मतलब क्या है, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है परट्यूसिस, ये रोगों के नाम ये, इसका मतलब होता है, ए का मतलब काली खांसी और टी का मतलब होता है टीटेनस। तो यहाँ 4 रोगों का इलाज हो रहा है इस टीके से, डी यानी डिप्थीरिया, पी यानी परट्यूसिस, ए यानी काली खांसी और टी यानी टिटनेस। और अगर डीपीटी की बात करेंगे, वैसे डीपीटी और डीपीएटी एक ही टीका है, यानी डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस का। तो इनका ये सामूहिक टीका लगता है। पहला टीका लगता है लगभग 9 से लेकर 12 माह की उम्र में, प्रथम, और दूसरा लगता है सेकंड वाला, वो लगता है 15 से 18 माह की उम्र में, और तीसरा टीका लगता है इसका आपके 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र में कभी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये 12 वर्ष तक ही ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को, बाद में कम करता है, प्रभावित ज्यादा करता नहीं है। तो ये इस प्रकार टीके लगाकर जो बच्चा, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है, फिर ये भविष्य में होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा रोग, डिप्थीरिया रोग। धन्यवाद।